दूसरा, आज हम करने वाले हैं हमारे सेकंड लेक्चर को, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपका स्वागत है हमारे इस 3000 सीरीज के लेक्चर्स के अंदर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसके आज हम पहुंच चुके हैं सेकंड लेक्चर पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 30 सवाल लगाए थे। आज की इस मुलाकात में हम 30 क्वेश्चंस और लगाने वाले हैं, और ऐसे ही आपके पास एक सेशन और आएगा जिसमें हम 30 क्वेश्चंस और लगा के इस पूरे चैप्टर को भी रैप अप कर देंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो ये प्रोसीड करते हैं हमारे इन सवालों के सिलसिले के साथ। और सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि यार आप सवाल खुद से अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन देख रहे होंगे। राइट, बाकी इन सभी सवालों के जो PDF नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके सामने है, खुद से अटैम्प्ट करिए, है ना, खुद से देखिए, फिर हम साथ में इसका आंसर देख रहे होंगे। कह रहा है विच रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स अकर्स बाय। तो जो आपका क्लोराइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से प्रोसेस के दौरान, किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन, दैट्स अ पैसिव प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, या ऑस्मोसिस, या फिर ब्रोनियन मूवमेंट के थ्रू होता है। फाइन, तो सवाल होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, और ये सवाल जो है ये आपके रीअब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में से है। आप जानते हैं जैसे आपकी किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो उसमें से चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अल्टीमेटली आई कैन से यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ना, दैट बेसिकली इंक्लूड्स योर 3 स्टेप्स। राइट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो स्टेप होता है उसे आप कहते हो दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप जो है उसे आप कहते हो सिक्रीशन। राइट, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो यार, इसमें से आपके पास जो सेकंड स्टेप है विच इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम आपके जो ट्यूब्यूल पार्ट है विच इज द नेफ्रॉन पार्ट, उस नेफ्रॉन पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट चीजें बाई चांस चली गई थी, उन चीज़ों को हम रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं आपके ब्लड वेसल के अंदर। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो रीअब्जॉर्ब होती है, मैं उसकी लिस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज दैट इज समहाउ इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें द थिंग्स दैट इज गोइंग टू रीअब्जॉर्ब, तो अगर हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो सबसे पहला हम बात करेंगे क्लोराइड्स के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कहाँ से होने वाला होता है? वो होता है आपके PCT में से, विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो रीअब्जॉर्ब होंगी? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसके अलावा आप कह सकते हैं जो आपके पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ये दोनों ही आपके 100% जो है, जितना भी आपके नेफ्रॉन में आया था वो सारा का सारा चूस लेंगे, वो सारा खींच लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे होगा ये होगा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। दूसरी चीज और क्या रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं PCT के अंदर? तो यहाँ पे आपका सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हम करवा सकते हैं यहाँ पे, और बेसिकली और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। ये दोनों रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, लेकिन कैसे, कितना परसेंट? 70 से लेके 80% तक। और कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। फाइन। और तीसरा साथ में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके PCT के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाई जाएंगी, जैसे कि क्लोराइड आयंस हो गए या फिर बाइकार्बोनेट आयंस हो गए। इनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80%। और किस तरीके से? ये होता है पैसिवली, ये होता है पैसिवली। और लास्ट में आपका वाटर भी रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा, एंड दैट टू अगेन 80% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ विच ट्रांसपोर्ट? ऑस्मोसिस। विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। फाइन, तो ये सारी चीजें जो आपके PCT के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाई जाती हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अब सवाल में कुछ भी वो चेंज कर दे तो आप आंसर इजीली बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोराइड आयंस है वो कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? पैसिवली होता है, दैट मीन्स सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होते हैं। डन है भाई, हो गया सवाल। चलिए, तो कॉन्सेप्ट में अगर आपको चीज़ें याद हैं कि यार क्या क्या चीज़ें कब कब रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, तो सवाल कुछ नहीं था, ईजी था। राइट, सेकंड पे आते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन। नाउ ये शायद आपके लिए एक नया नाम हो सकता है कि मेटानेफ्रिक। तो भी हमने पढ़ा है नेफ्रॉन, है ना, हमने पढ़ा है आपके पास वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ किडनीज। राइट, तो मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है? तो यार ये एक ऐसी तरह की किडनी है जो बेसिकली आपके वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट।
और वर्टिब्रेट्स में से भी कौन से वाले, जो आपके हायर वर्टिब्रेट्स हैं, है ना, जो आपके हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये पाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है आपके मैमल्स हो गए, वी, इसमें हम भी आ जाएंगे, सुपर ह्यूमंस, ऑल्दो वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, ठीक है। मैमल्स हो जाएंगे, इसमें आपके बर्ड्स आ जाएंगे, इसमें आपके रेप्टाइल्स आ जाएंगे, राइट। ये सब जो है इन सब के पास क्या पाई जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। सर डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल किडनी और एक मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में? मेटानेफ्रिक किडनी, तो ये एक ऐसी किडनी है जिसके पास वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई पाया जाता है, ठीक है। सो इट हैज वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल है, मेल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल है, ये सब इसमें काफी ज्यादा वेल डेवलप होंगे ताकि प्रॉपर्ली एक्सक्रीशन किया जा सके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिक किडनी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। बर्ड्स में भी पाई जाती हैं, रेप्टाइल्स में भी पाई जाती हैं और मैमल्स में भी पाई जाती है। फाइन। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे देवियों और सज्जनों, हाँ देखो, कह रहा है इन प्रॉन्स, जो प्रॉन्स होते हैं, एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय, तो इन चारों में से कौन सा वो ऑर्गन है जो प्रॉन्स में बेसिकली एक्सक्रीशन करवाएगा। तो सर उससे पहले पता होना चाहिए हमें कि यार प्रॉन्स होते क्या हैं, राइट। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, मैं आपको इसका आंसर बता दूं ताकि जो बच्चों को इनका आंसर आता है वो फटाफट से इसको देख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, राइट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रॉन्स में पाए जाते हैं आपके ग्रीन ग्लैंड्स, प्रॉन्स में पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यार कुछ एनिमल्स में क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है हमें पता होना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं, ऑर्गन कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए हमें। जैसे सबसे पहला अगर आपसे बात करूं, आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, उनके अंदर क्या पाया जाता है, तो उनके पास पाए जाते हैं फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, जिसे आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हो, प्रोटोनेफ्रीडिया, ओके सर। सेकंड की अगर बात की जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके एस्के हेल्मिन्थीज, इनके पास पाए जाते हैं रिनेटे सेल्स। क्या पाए जाते हैं इनके पास, दे हैव रिनेटे सेल्स, राइट। तीसरा अगर आपसे मैं बात करूं तो जो एनालिड्स होते हैं, जैसे आपका अर्थवर्म आ जाएगा, इनके अंदर पाए जाते हैं कौन, आपके नेफ्रीडिया, इनके पास होंगे क्या, नेफ्रीडिया। और अगर मैं बात करूं लास्ट वाले जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सवाल बनते हैं, वो है आपके आर्थ्रोपॉड्स। जो आपके आर्थ्रोपॉड्स है ना, इसमें आपको पता है 3 क्लासेस आती हैं। सबसे पहली क्लास जो होती है उसे आप कहते हो क्रस्टेशियंस, सेकंड जो होती है उसे आप कहते हो इंसेक्टा, और लास्ट वाली जो है उसे आप कहते हो अरेक्निड्स, राइट। इसमें से जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है विच इज क्रस्टेशियंस, इसके अंदर आपके आते हैं प्रॉन्स हो गए, स्क्विड्स हो गए, है ना, श्रिम्प्स हो गए, ये सब इसमें आते हैं आपके। इंसेक्टा में आप जानते हैं बीज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, ये सब इंसेक्ट इसमें आएंगे, बीटल्स वगैरह। और लास्ट जो है एरेक्निड्स, इसमें आपके आते हैं स्कॉर्पियन हो गए, राइट। ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है क्रस्टेशियंस, इसमें आपके प्रॉन्स, इसके अलावा क्रैप्स, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं आपके श्रिम्प्स, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे आपके, है ना। तो इसमें जो प्रॉन्स है इन्हीं के पास क्या पाया जाता है, इनके पास पाई जाती हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स इनके पास होती है, एंड इसकी मदद से ये एक्सक्रीशन करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इंसेक्टा के बारे में तो इनके पास पाई जाती हैं क्या, इनके पास होता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स, मेल्फिजियन टिब्यूल्स। और लास्ट वाली जो है कैटेगरी, इसके पास क्या पाया जाता है, इसके पास पाया जाता है कॉक्सल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड। फाइन। तो ये आपके पास ऑर्गन्स हो जाएंगे, एंड वी कैन से दैट इज हाउ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई, नेक्स्ट पे आ जाए। तो काफ़ी कुछ डेटा हम कलेक्ट करते हुए चल रहे हैं, तो अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, जो मुझे पता है तुम नहीं बैठे हो, तो लेके आ जाओ फटाफट से, ताकि हम सवालों को सॉल्व तो करें लेकिन साथ में उसके साथ कुछ ना कुछ सीखते हुए भी चलें। नेक्स्ट कह रहा है यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट कंटेन द ग्लूकोज। तो नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज नहीं होता, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। तो पहले ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तो पढ़ो बैठ के, मेरे भरोसे क्या हो, पढ़ो बैठ के, है ना।
चलो भाई ऑप्शन साथ में पढ़ते हैं, आपने पढ़ लिए होंगे, है ना। तो कह रहा है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज इज लाइक शुगर इज फ्रक्टोज, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का इस सवाल को लेके। कह रहा है ग्लूकोज ऑफ द ब्लड इज नॉट फिल्टर इन द ग्लोमेडुलस, जो ग्लूकोज है वो नीचे आता ही नहीं है क्या, नहीं आता है, राइट। आप जानते हैं कि फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है एनी हाउ रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोज इन द ग्लोमेडुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, तो जो ग्लूकोज जो है जो आपके फिल्ट्रेट में आ चुका है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये बात 100% सही है। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहां पे आप जानते हैं कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर आप जानते हैं कि ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, और वो भी कितना आपका 100%, ठीक है। किस जगह पे, आपके पीसीटी के अंदर, तो पीसीटी में इसका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा एक्टिवली, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही भाई, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन। सिंग एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर जो आपका एएनएफ होता है इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, तो आपकी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज आप जानते हैं जो आपका एएनएफ होता है ये बिल्कुल 36 का आंकड़ा रखता है किसके साथ, आपके रेनिन के साथ। तो रेनिन कब रिलीज होगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो एएनएफ कब होगा, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं दोनों के दोनों, राइट। एंड ब्लड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एएनएफ, इनमें से कौन सा एएनएफ का फंक्शन नहीं है, आपको ये बताना है, राइट। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यार स्टिमुलेट एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, क्या एएनएफ का काम एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाना होता है। तो देखो अगर मैं आपको याद दिलाऊं ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, जो एल्डोस्टेरॉन है काम क्या होता है इसका, कि ये जो आपके पास डीसीटी है ना, इस डीसीटी में से क्या करेगा, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगा, पोटेशियम का सिक्रीशन करवा देगा, और पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा, तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। अब देखो वाटर अगर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो कहाँ रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड के अंदर। ब्लड में अगर पानी ज्यादा जाएगा तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा ना। और क्या एएनएफ का काम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, नहीं होता। एएनएफ जबकि बनता ही तब है, कब है, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो उसको नॉर्मलाइज करना है, उसको ब्लड का प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम करना है। और जो एल्डोस्टेरॉन है ये तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये आपके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, तो ये काम तो हो नहीं सकता आपके एएनएफ का। या फिर हम कह सकते हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, राइट। और वहीं अगर हम बात करें इस एएनएफ के बारे में, तो ये एएनएफ कहां से रिलीज होता है अगर आपको पता हो तो, जो एएनएफ है इट इज रिलीज फ्रॉम विच पार्ट, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, तो हार्ट के राइट एट्रियम से ये रिलीज होगा। और क्या करता है, ये कब रिलीज होता है, इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्ड ऑफ हाई बीपी, जब बीपी हाई हो जाएगा बॉडी के अंदर या फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा ब्लड का, उस केस में आपका एएनएफ रिलीज होगा जो कि नॉर्मलाइज करेगा बीपी को, एंड नॉर्मलाइज बीपी, तो ये बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो वी कैन से एल्डोस्टेरॉन जो आपके बीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन ये चाहता है कि यार बीपी कम हो, तो ये इसको तो रिलीज नहीं करवाएगा, ठीक है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द फंक्शन ऑफ दिस एएनएफ, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस पढ़ लो। क्या ये आपके इनहिबिट कर देगा रेनिन को, बिल्कुल। आप जानते हैं कि जो आपका एएनएफ होता है दैट इज एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक टू रेनिन, राइट। तो आपका एएनएफ जो है ये आपके रेनिन को निकलने से इनहिबिट कर देगा, बिल्कुल सही है। स्टिमुलेट सॉल्ट लॉस इन द वाटर, सही है। सॉल्ट अगर लॉस होगा मतलब सोडियम को अगर वो जाने देगा तो पानी भी चली जाएगा, एंड दैट इज हाउ ब्लड वॉल्यूम वापस से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट इनहिबिट करेगा सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा ताकि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, वाटर आपके ब्लड में ज्यादा ना जाए, फाइन। तो ये सारे काम इसके होंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ बताओ, डायबिटीज इंसिपिडिस जो है इट अकर्स इन द हाइपोसिक्रेशन ऑफ,
डायबिटीज इंसिपिडस किसके कम सिक्रेशन की वजह से होती है? हालांकि इस चैप्टर ये सवाल जो है ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी डाल सकते हैं उठा के, मगर कोई नहीं, यहाँ डाल दिया इसको। तो डायबिटीज इंसिपिडस, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। एक को आप कहते हो डायबिटीज मेलाइटस, एक को आप कहते हो डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस का रिलेशन होता है स्वीट के साथ, लेकिन इंसिपिडस का कोई भी रिलेशन दूर दूर तक स्वीटनेस के साथ नहीं होता। नाउ देन सर व्हाट हैपेंस इन दिस डायबिटीज इंसिपिडस? तो अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, जो डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है इसमें क्या होता है, देयर इज अ हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, हाइपो सिक्रेशन ऑफ एडीएच। और एडीएच का ही दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन, राइट। तो वैसोप्रेसिन की कमी हो जाएगी फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और सॉरी फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द वन विच रिलीजेस दिस एडीएच। तो जब ये रिलीज नहीं होगा तो उस कारण से क्या हो जाएगा, आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो उस दौरान आप जानते हैं कि देयर विल बी फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। Fine. So this is the condition which is called as diabetes insipidus, and we can say the correct answer is option number C, vasopressin. Fine. Next question देखो, कह रहा है diabetes insipidus is a condition in which the person is unable to produce sufficient level of ADH. जैसे हमने अभी पढ़ा, the hormone increases the permeability of water. क्या करता है ये ADH? ADH जो है ये आपके DCT में से वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि मोर एंड वाटर रीअब्सॉर्ब हो सके, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, पानी का रीअब्सॉर्प्शन हो सके आपके डीसीटी में से। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट। तो अगर कोई पर्सन डायबिटीज इंसिपिडस से सफर कर रहा है तो उस वाले केस में उस पर्सन की बॉडी में से क्या निकलेगा? लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस या स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, जब पर्सन सफर कर रहा होगा, मैंने अभी पीछे ही लिखा कि अगर वो डायबिटीज इंसिपिडस से सफर कर रहा है तो उसमें होता क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस में होता क्या है? तो आप जानते हैं डायबिटीज इंसिपिडस में दे विल बी फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। तो अगर फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो रहा है मतलब बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, मतलब कि आपके यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो चुका है, तो देयर विल बी अ डाइल्यूटेड यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन। तो मतलब यूरिन में पानी ज्यादा है, इस वजह से बार बार यूरिनेशन करना पड़ रहा है, एंड दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। तो वी कैन से व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। पता है इस सवाल मैंने क्यों डाला? इस सवाल के ना अगर आप क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करोगे ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कि वो यहाँ तक तो पढ़ के समझ लेंगे इस क्वेश्चन को कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जहाँ पे एडीएच की कमी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद पढ़ो एक बार आप, उसके बाद ही कह रहा है द हार्मोन इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, मतलब कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन इजीली हो पाएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि यार सवाल में जो ये पूछ रहा है ना कि रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या होगा, तो बच्चे सवाल इसको समझ लेते हैं कि वाटर की परमेबिलिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो आपको पता है कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, बिकॉज पानी को तो रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं हम, राइट। तो सवाल एक्चुअली ये है ही नहीं, सवाल हमेशा से आपके डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में था। तो इस आगे की लाइन को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यार सवाल उल्टा हो चुका है, लेकिन सवाल उल्टा नहीं हुआ, राइट। सवाल अभी भी डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप वो गलती समझ चुके हैं जो बाकी बच्चे कर सकते हैं और आप नहीं करेंगे। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है विच रीजन ऑफ द किडनी नेफ्रॉन इज द मेन साइट ऑफ अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्प्शन। अमाइनो एसिड मेनली रीएब्जॉर्ब कहां से होते हैं इस पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में? तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का जो सोर्स है ना रीएब्जॉर्प्शन का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, दैट इज ओनली वन विच इज पीसीडी, और वो भी कैसे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। फाइन, तो पीसीटी जो है वो सोर्स है जहां से आप इनका रीएब्जॉर्प्शन करवा सकते हो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। 9th क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट खुद से एक बार। ओके, तो ये जो सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। हमने देखा है कि यार हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रतिशत आपका ब्लड फिल्टर आउट होता है, तो आपको पता है कि आपका जो नेफ्रॉन है ना, या जो किडनी है, किडनी रिसीव 50 और आई कैन से
आपकी जो किडनी होती है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 40% जो होता है आपके कार्डिक आउटपुट का जो फ्लो है ना, उसको रिसीव करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 25% या मतलब एग्जैक्ट डेटा मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा है, बट वी कैन से कि आपकी जो किडनी होती है ना, जितना कार्डिक आउटपुट हुआ है उस कार्डिक आउटपुट का कुछ प्रतिशत आपकी किडनी के पास पहुंचता है। उस कुछ प्रतिशत में आपको पता है जो ब्लड पहुंचा है, वो ब्लड पहुंचने के बाद उसमें प्लाज्मा होता है। तो पूरे ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा है? 55%। तो उस पूरे ब्लड का 55% फिल्टर आउट होता है। अब वो जो 55% फिल्टर आउट हुआ है वो पहुंचा है आपके किसमें? ग्लोमेरुलस में। उसमें से भी सारा का सारा फिल्टर तो नहीं होगा, कुछ प्रतिशत फिल्टर होगा। तो जो अल्टीमेटली सब कुछ फिल्टर आउट करके कितना जो फ्लूइड है वो आपके ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ना, वो कितना होता है? वो होता है 125 ml पर मिनट। एक मिनट में इतना ml ब्लड जो है वो फिल्टर होके फिल्ट्रेट में चेंज हो रहा होता है। अब एक बात सोचो कि यार अगर 125 ml एक मिनट में फिल्टर होगा तो एक घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर लो और एक दिन में 24 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली आपका 180 लीटर के आसपास। 180 लीटर जो है इतना ब्लड जो होता है ना वो फिल्टर हो जाता है आपके नेफ्रॉन से एक दिन के अंदर। सोच के देखो क्या इतना ब्लड हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है क्या? 180 लीटर, इट्स टू मच, इतना भी नहीं है हमारे पास, राइट? तो क्या होता है फिर सर, क्या हो सकता है? तो अगर आप सोच रहे हो कि यार इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर आपके नेफ्रॉन में पहुंचा है और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ही आगे जाके यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। ऐसा नहीं होता है ना। इस अमाउंट का 99% जो होता है ना, 99.9% या इससे 99 सॉरी, है ना, ये ज़्यादा मैं जम्स पे पहुंच गया, तो 99% जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, सब चीज़ों को वापस से ब्लड में भेज दिया जाएगा और जो 1% बचेगा ना, वो 1% है जो आगे जाके आपके यूरिन में कन्वर्ट होने वाला है, तब्दील होने वाला है। ठीक है, सो ओनली 1% जो आपका फिल्ट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरिन के अंदर। अब सवाल पढ़ो, सवाल कर रहा है कि यार आपके पास 150 लीटर जो होता है ना ऑफ प्लाज्मा इन 24 आवर पीरियड, तो इतना परसेंट जो है ना प्लाज्मा आपका फिल्टर आउट हुआ है, मतलब फिल्ट्रेट बना है। तो टोटल फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें वो कितना है? वो है आपका 150 लीटर, राइट, 150 लीटर पर डे। और हम जानते हैं कि इस 150 वैल्यू का 99% जो है वो तो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, राइट। तो बताओ कितना परसेंट जो होगा वो आपके यूरिन में कन्वर्ट होगा? ओनली 1%, जिसको हम यूरिन बनाएंगे। तो ये सवाल वही पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज अ टिपिकल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, कितना अमाउंट यूरिन बनेगा? तो भाई आपके 150 का 1%, है ना, तो वी कैन से 1% ऑफ 150 लीटर कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर जो है इतना आपका यूरिन बनेगा अगर इतना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर हो रहा है तो। फाइन, तो वी कैन से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 1.5 लीटर। होपफुली यू गॉट द आंसर। सही है भाई, तो एक हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। ठीक है, 10th पे आते हैं। कह रहा है अ नंबर ऑफ हार्मोन हेल्प टू रेगुलेट द वाटर एंड सॉल्यूट अपटेक एंड रिलीज इन द नेफ्रॉन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये प्रमोट करता है क्या? तो जो आपका एडीएच होता है ये आप जानते हैं क्या करता है? सॉल्यूशन में अगर बात करें, जो आपका एडीएच है विच इज वैसोप्रेसिन, ये आपकी जो डीसीटी है ना, इसमें से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका? वाटर का डायरेक्टली। तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा सकता है ना। तो क्या ये एक्टिवली काम करेगा या पैसिवली? पहली बात तो ये एक्टिवली नहीं करता, तो ये तो हटाई दो दोनों ऑप्शंस को, है ना, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इनका रीएब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? एल्डोस्टेरॉन करवाता है। यहाँ पे बात हो रही है एडीएच के बारे में, राइट। तो इतना ही होंगे ऑप्शंस में। बाकी क्या ये इंक्रीज कर देगा परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर? क्या ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी जो होता है उसमें से वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा क्या, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो सके? बिल्कुल हाँ, यही तो मकसद था हमारा इस एडीएच को रिलीज करवाने का। दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट कह रहा है क्या ये डिक्रीज करेगा परमेबिलिटी को? नहीं, डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज करता है। फाइन, तो वी कैन से सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सवाल को और लगाते हैं फिर आंसर इसका, है ना।
चलिए भाई देखते हैं, कोई बीच में ब्रेक नहीं लेना है। अगर आप एक बार बैठ चुके हैं पेन कॉपी लेके तो यार इस पूरे सेशन को देख कर ही हमें हटना है। फाइन, देखिए कह रहा है द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इन द किडनी इज नॉट सेम एज यूरिन। जो फिल्ट्रेट बना है वो बिल्कुल यूरिन की तरह नहीं होता। द फिल्ट्रेट इज फर्स्ट रिफाइंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड बाय द प्रोसेसेस ऑफ डैश। तो जो आपके बोमन्स कैप्सूल में से फिल्ट्रेट नीचे आया है ना, आपके इसके अंदर पीसीटी के अंदर जो भी आपका ये यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप इस फिल्ट्रेट को डायरेक्टली यूरिन में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं, उसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं और वो स्टेप्स जो होते हैं इनके बीच में, उसकी वजह से क्या होता है आपके यूरिन को रिफाइन किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है, ठीक है, बिकॉज योर यूरिन इज एक्चुअली रिफाइंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, रिफाइंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्होंने इसको ऐसा किया होगा, तो वो आपके स्टेप्स होते हैं तीन, आप जानते हैं 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एक है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इनमें से कौन से वाले वो पार्ट्स हैं जिन्होंने इसको बेसिकली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। तो उसमें से पहला तो होगा आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और एक स्टेप होगा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। फाइन, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम नहीं होता कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाए, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि यार जो आपके ग्लोमेडुलस में ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर आउट करवा के भाई नीचे भेज दो, इतना सा काम है आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। उसे रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता कि भाई आगे जाके इस यूरिन के साथ क्या होने वाला है, उसका काम है सिर्फ बस फिल्टर करवा दो, बाकी देख लेंगे आगे, है ना, बाकी भाई बैठा है। तो वी कैन से इसमें क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन नो, फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन नहीं, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इज करेक्ट, है ना, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 12th पे आ जाओ। सेइंग द किडनीज फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉन सिलेक्टिव। किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन से मतलब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है आपको पता है, ब्लड जो होता है वो ग्लोमेडुलस में से फिल्टर होके आपके बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है। इफ दिस इज बोमन्स कैप्सूल एंड शेयर वी हैव दिस ब्लड, ठीक है, तो क्या होगा इस दौरान जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है ना, मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो हो रहा है, ये इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये जो इसका जो नेचर होता है ना वो नॉन सिलेक्टिव है। लाइक इसके बाद वाले जो आप अगर 2 स्टेप्स देखोगे ना, विच इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो वो सिलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब उसमें चूज किया जाएगा कि भाई किसको निकालना है किसको नहीं निकालना। लेकिन इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे जो चीज़ें नीचे आ सकती हैं वो नीचे आ जाएंगी, जो नहीं आ सकती वो नहीं आएंगी। जस्ट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैपिलरीज, कि वो किस तरह की कैपिलरीज है, फेनस्ट्रेट कैपिलरीज हैं या फिर आपकी पोरस कैपिलरीज है, कैसी कैपिलरीज है। तो आपकी कुछ चीज़ें आ पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो यहाँ पे सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता, इट्स अ नॉन सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तभी तो फिर आगे जाके हम चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वी कैन से द किडनीज फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉन सिलेक्टिव, सो क्या होगा उससे, ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए, बाकी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यूजफुल सब्सटेंसेस मस्ट बी सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब लेटर ऑन। तो आने वाले जो 2 स्टेप्स होने वाले हैं इसके बाद वो कैसे होंगे, तो दूसरा स्टेप्स और तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा आपका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन दोनों ही स्टेप्स में क्या होगा, ये दोनों स्टेप्स आपके सिलेक्टिव होने वाले हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, फाइनली आप जो आपका नीचे आने वाला फिल्ट्रेट है उसको सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लोगे, जो चीज़ें वहाँ पे नहीं गया आ सकी थी उसको आप वापस से रीअब्सॉर्ब मार लोगे, राइट, दैट्स हाउ इट इज कंपनसेटेड, राइट। तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट पे आ जाए, आइए 13 सवाल की बात करते हैं। कह रहा है सोडियम एंड क्लोराइड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द ट्यूब्यूल्स टू हेल्प सेट अप अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ओके। तो सोडियम और क्लोराइड का सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, ये हम जानते हैं, है ना, वो भी एक्टिवली होता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर एक्टिव सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टेशन इन द नेफ्रॉन। तो सोडियम और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा एक्टिवली वो कौन सी जगह पे होता है, देखो भाई सोचो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार हमारे पास अगर ये नेफ्रॉन है,
है ना। मैं इसको बना दूँ एक बार। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेफ्रॉन बन जाएगा, ये हो जाएगी कलेक्टिंग ट्यूब। तो इस नेफ्रॉन में अगर देखा जाए तो कहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है, आपको ये ढूंढना है। तो भाई सोडियम और क्लोराइड का एक तो रीएब्जॉर्प्शन होता है आपके इस असेंडिंग वाली डक्ट के अंदर NaCl की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे आपके NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना आपका, वो कहाँ पे होता है, वो आपका होता है बेसिकली, दूसरा वाला रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे PCT के अंदर, राइट। यहाँ से आप सोडियम का और क्लोराइड का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हो। बताया था मैंने आपको 70 to 80% जो है यहाँ पे आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का। फाइन। तो आपके एक तो PCT के अंदर सोडियम और क्लोराइड का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे वाले, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैमले में भी आपके NaCl का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो वी कैन से यहाँ होगा इनका ट्रांसपोर्टेशन, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है। तो सवाल में बस ऑप्शंस को तरोड़ मरोड़ के एक नया सवाल बना दिया, जिससे कि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग कर दिए यहाँ पे। तो ऑप्शंस के नाम को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और आपके माइंड में पहले से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और एक्टिवली होता है या पैसिवली होता है। ठीक है, अगर इतना पता है तो यार कोई सवाल आपको रोक नहीं सकता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इनमें से कौन सा नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट बन रहा है, उस फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन क्या होती है आपको पता है। तो उसकी कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो उसमें एक तो वाटर होता है, वो तो होगा ही ऑब्वियसली। वाटर के अलावा उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि वेस्ट सब्सटेंस, जैसे यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, इसके अलावा हिप्पोयूरिक एसिड, इसके अलावा ड्रग्स हो जाएंगे, राइट। ये सब इसमें पाया जाएगा। कीटोन्स हो जाएंगे इसके अलावा, बट वेरी लेस मात्रा में। फाइन। और इसके अलावा उसमें कुछ आपके इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे ये आपके हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। इसके अलावा आपके क्लोराइड्स आयन होंगे, ये सब कुछ इसमें होता है। आपके पोटेशियम हो जाएगा, राइट, NH4 हो जाएगा, ये सब भी आपके इसमें पाए जाते हैं। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन में अगर आप जानते हैं कि यार इस कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है, RBCs नॉर्मल नहीं है, बिकॉज अगर RBCs आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है देन इट कैन इंडिकेट कि यार वो पर्सन किस डिसीज से सफ़र कर रहा है, इट इज सफरिंग फ्रॉम हीमेचूरिया, राइट। तो इस इन दैट कंडीशन अगर आपकी RBCs भी यूरिन के अंदर आ रही है तो यू कैन फील इट हाउ पेनफुल इट इज, राइट। तो RBC इन यूरिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हीमेचूरिया। फाइन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15। बताइए, डू इट बाय योरसेल्फ। कह रहे हैं इफ अ पर्सन इज अंडरगोइंग अ लॉन्गर हंगर स्ट्राइक। पता नहीं, एक तो कल से ना सवाल 2-3 सवाल ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि हंगर के ऊपर बेस्ड हैं या फिर आपके फास्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अ लॉन्गर हंगर स्ट्राइक इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर। इफ अ पर्सन इज सर्वाइविंग ऑन वाटर, पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, है ना, बीवी ने खाना नहीं दिया होगा या तो ऐसी कोई मजबूरी होगी जिस पे वो सिर्फ पानी के ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। तो उसके यूरिन में क्या नहीं पाया जाएगा, है ना। हमें देखो, हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो बेचारा पानी पी के अपना जीवन बिता रहा है, हम देख रहे हैं कि उसकी यूरिन में क्या पाया जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बात क्या हो सकती है। तो लेस अमाइनो एसिड्स होंगे उसके यूरिन के अंदर, ज़्यादा ग्लूकोज होगा, खाने में ग्लूकोज है नहीं, यूरिन में ग्लूकोज कहाँ से हो जाएगा उसके, सॉरी ब्लड के अंदर कहाँ से हो जाएगा। लेस यूरिया होगा यूरिन में, या फिर मोर सोडियम इन द यूरिन। सोचो, देखो आपको पता है कि यार वो पर्सन खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा मतलब दाल भी नहीं खा रहा, दाल खाना नहीं खा रहा तो मतलब उसके डाइट में प्रोटीन्स तो है ही नहीं। डाइट तो क्या ही है उसकी, है ना, पानी पी रहा है वो सिर्फ, तो प्रोटीन्स नहीं ले रहा है। अगर वो प्रोटीन इनटेक नहीं कर पा रहा तो वी कैन से अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, बनेंगे, अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड में, ठीक है। और फिर ये लिवर में भी नहीं जाएंगे, और लिवर में अगर अमाइनो एसिड नहीं जाएंगे तो जो ऑर्निथिन साइकिल होती है ना, जो क्या करती है, जो आपके NH4 अमोनिया को
और CO2 को लेके कन्वर्ट करती है यूरिया में, तो वो यूरिया भी नहीं बन पाएगा। और जब यूरिया नहीं बनेगा तो वी कैन से दे विल बी लेस यूरिया या फिर नो यूरिया इन यूरिन। तो यूरिन में यूरिया नहीं पाया जाएगा, तो वी कैन से लेस यूरिया इन हिज यूरिन एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है, आगे समझ में? ओके देखो वैसे तो ऑप्शन यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग थे, कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। बट ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है कि लेस अमाइनो एसिड इन द यूरिन, और आप जानते हैं अमाइनो एसिड को वैसे भी हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो अमाइनो एसिड तो वैसे भी नहीं होते, किसी कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ यूरिया होता है, लेकिन इस वाली कंडीशन में यूरिया भी कम होगा क्योंकि अमोनिया ही नहीं बन रहा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16। दो एक बार है ना, इसको खुद से अटेम्प्ट करो, लगाओ अपनी जान इस सवाल में। चलिए देखें आंसर। तो कह रहा है कि द अपीयरेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू। एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन सोचो। हाँ जी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, व्हाट आर दीज? दीज आर द ब्लड प्रोटीन्स। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होते हैं उनके नाम है क्या? वी हैव 4 टाइप ऑफ प्रोटीन्स राइट देयर। फर्स्ट वन इज albumin, first one is albumin, second globulin, third fibrinogen and fourth thromboplastin या प्रोथ्रोम्बिन। फाइन, तो ये 4 आपके पाए जाएंगे। और आपको पता है कि यार उस फिल्ट्रेशन के दौरान आपके जो बड़े बड़े प्रोटीन्स है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये फिल्टर आउट नहीं होते। सो वी कैन से, अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लार्जर प्रोटीन्स जैसे कि एल्बुमिन डज नॉट फिल्टर आउट, तो आपका ये जो एल्बुमिन है ये जनरली आपके उसमें नहीं पाया जाता, किसके अंदर? आपके फिल्ट्रेट में। लेकिन अगर फिल्ट्रेट में भी या यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है, इसका मतलब कौन सा वाला पार्ट खराब हुआ होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला। और बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? एक तो आपका होता है ग्लोमेरुलस, प्लस में बोमेंस कैप्सूल। तो बस इस वाले पार्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, इस वजह से आपका एल्बुमिन भी फिल्टर आउट हो गया है, and that is a main problem, that is a root problem. So we call this Malpighian corpuscle. This is Malpighian corpuscle. ठीक है, also called as Malpighian corpuscle. Fine. So this is the correct answer. आते हैं next question पे। करो भाई इसको attempt एक बार। कह रहे assertion ammonia is readily का मतलब क्या होता है? easily, without any difficulty। तो आपका जो अमोनिया होता है वो इजीली रीएब्सॉर्ब किया जा सकता है। रीएब्सॉर्ब क्या कह रहा है? हाँ सॉरी, अमोनिया इज इजीली सॉल्यूबल एंड एक्सक्रीट थ्रू द गिल सरफेस। तो फिशेस में जो गिल्स हैं वो इजीली अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, किसके थ्रू? अपने गिल्स के थ्रू, क्योंकि वो इजीली सॉल्यूबल होता है वाटर में। सही बात है ना। आपका जो यूरिया होता है ना, वो आपका इतना सॉल्यूबल नहीं होता पानी में, लेकिन अमोनिया इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इसलिए अमोनिया को निकालने के लिए बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है। फाइन, जो एक्सपर्टीज किसके पास है? फिशेस के पास है। नेक्स्ट कह रहा है अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड इन द लिवर। जो आपका अमोनिया बना है मेटाबॉलिज्म से, क्या उसको हम लिवर में यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं? नहीं, राइट। आप जानते हैं कि जो अमोनिया हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, that is basically get converted into you can say आपके ये यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें? बाय द ऑर्निथिन साइकिल इन लिवर। और यही तो होता है ऑर्निथिन साइकिल के अंदर, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस देयर। जो ऑर्निथिन साइकिल है जो लिवर परफॉर्म करता है, उसमें होता क्या है? उसमें CO2 और अमोनिया को उठा के पलट दे रहता है किसके अंदर? आपके यूरिया के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? यूरिया के अंदर, नॉट यूरिक एसिड, ठीक है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ए इज करेक्ट मगर बी इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ।
अब फ्रेश वाटर फिशेस मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन बाय, नाउ गिविंग यू सम सेकंड्स, है ना, टिक टिक 1, टिक टिक 2, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ। देखो कैसे करेंगे इसको, सवाल की जान सवाल में ही है, होती है उसके अंदर। वेल देखें, अगर हम देखें तो ये कह रहा है कौन सी फिश की बात कर रहा है, ये ऐसी फिश की बात कर रहा है जो कि फ्रेश वाटर फिश है। तो अगर कोई फिश है, वेल मेरी फिश कभी फिश जैसी बनती नहीं है, बट हाँ आई कैन ट्राई 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 बट डोंट क्राई, है ना, पिराना फिश, ये हमारी है पिराना, है ना, ठीक है। सो वी हैव अ फ्रेश वाटर फिश दैट मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेगी, ठीक है। इसके पास गिल्स होंगे यहाँ पे, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन करती है बाय कॉन्टिन्यूस टेकिंग इन वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट, कई पानी को कॉन्टिन्यूसली अंदर लेगी और सॉल्ट बाहर निकालेगी, या एलिमिनेशन ऑफ वाटर, पानी को बाहर निकालेगी और सॉल्ट को अंदर लेगी, या टेकिंग बोथ वाटर एंड सॉल्ट इन फ्रॉम द एनवायरमेंट, या एलिमिनेटिंग बोथ ऑफ देम। सोचो अगर ये फ्रेश वाटर फिश है तो फ्रेश वाटर हमें हिंट दिया हुआ है, वरना वो सिर्फ फिश कह देता। अगर उसने फ्रेश वाटर का है तो कुछ मतलब होगा ना इसका, फ्रेश वाटर का मतलब है कि यार इसके आसपास पानी ज़्यादा है ना, और इसके अंदर जो बॉडी, जो इसके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक। भाई देखो ना, अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो सॉल्यूट कम होगा, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तभी तो पानी कम होगा ना, तो अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो पानी जो है इसके अंदर बाहर से अंदर जाएगा। तो भाई इसको पानी पीना नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती पानी पिलाया जा रहा है इसको, तो पानी इसकी बॉडी में बहुत सारा अंदर जा रहा है, तो इसको डर है ना। जो आपके पास ये फ्रेश वाटर फिशेस होती है ना, इनको हमेशा डर रहता है कि यार इनकी बॉडी वाटर लॉग ना हो जाए, वाटर लॉक्ड, है ना, उनकी बॉडी में ज़्यादा पानी क्रिएट ना हो जाए, इसका डर उनके पास रहता है, एफ्रेड ऑफ, दे आर एफ्रेड ऑफ वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। तो पानी ज़्यादा बॉडी के अंदर ना घुस जाए कि बॉडी फटी जाए, ऐसा ना हो जाए बस इनकी बॉडी में, तो उसके लिए क्या है, इनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है ना। सो टू प्रिवेंट इट, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, ये क्या करती हैं, ये जो होती है ना, ये पहली चीज़ तो अपने बॉडी में से वाटर को बाहर निकालना चाहेंगे, यार पानी बाहर निकालो बहुत आ गया है ना। एक चीज़ याद छोड़ो, है ना, सवाल पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि यार अगर ये फिश है तो ये अपनी बॉडी में से पानी को बाहर निकालेगी, तो कैसे निकालेगी, पहली बात तो अपने यूरिन को कैसा कर देगी, यूरिन को डाइल्यूट कर देगी, ये अपने यूरिन को डाइल्यूट कर देगी तो पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। इसके अलावा ये अपने गिल्स में से भी पानी को बाहर निकालेगी, तो ये दोनों ही काम कौन करते हैं, फिश करती है। तो ये क्या करेगी, टू प्रिवेंट दिस वाटर लॉगिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द डाइल्यूट यूरिन, और इसके अलावा सेकंड रिमूव वाटर फ्रॉम गिल्स। तो ये इन दो तरीके से अपने बॉडी में से पानी को निकालना शुरू कर देगी, और साथ में ही गिल्स में से आपके सोडियम या सॉल्ट को इनटेक करना स्टार्ट करेगी। फाइन, साथ में इनटेक ऑफ सॉल्ट फ्रॉम गिल्स, तो गिल्स में से ही करेगी। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये अपनी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालना चाहेगी और सॉल्ट को अंदर लेना चाहेगी। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ भाई, मेल्फिजियन टिब्यूल्स जो है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसके, ये तो हमने देखा है अभी, है ना, पहले देखा था। देखो मैं आपको स्लाइड में लेके जाता हूँ वापस से, तो अगर आप इस स्लाइड पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सबके यहाँ पे ऑर्गन्स लिखे थे, कहीं तो लिखे थे, ये देख, तब देख पा रहे हैं कि मेल्फिजियन टिब्यूल्स किसमें होते हैं, आपके इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर विल बी योर इंसेक्ट, राइट, तो इंसेक्ट इज द करेक्ट आंसर। डन, क्या कोई डाउट है इसमें, सिंपल है ना। 20 पे आ जाओ, कह रहा है द पार्ट थ्रू विच द आर्टरीज एंड वेन्स एंटर्स और लीव्स द किडनी, वो कौन सा पार्ट है जहां पे किडनी के अंदर आर्टरी, रिनल वेन जो है एंटर करती है, लीव करती है। सो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर किडनी, तो इस किडनी में आप जानते हैं कि देयर इज अ हाइलम, जिस हाइलम में क्या होता है कि एक ब्लड वेसल लेके आएगी आपके, विच इज योर आर्टरी, रिनल आर्टरी, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है, और एक ब्लड वेसल लेके जाएगी जिसे आप कहते हो रिनल वेन, एंड दैट इज प्योर, दैट इज इम्प्योर। फाइन, तो ये जो पोर्शन है जहां पे ये एंट्री हो रही है, वी कॉल दिस पोर्शन एज हाइलम, और हाइलम से ही क्या बाहर निकल रहा होगा, हाइलम से ही बाहर निकलते हैं आपके यूरेटर्स,
तो यहीं कहीं से आपके यूरेटर्स भी बाहर निकल रहे होंगे। फाइन, दीज आर यूरेटर्स। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइलम। फाइन, नेक्स्ट 21st का बताओ। क्वेश्चन आपके सामने एक अच्छा सवाल है ना, बिकॉज ऑप्शंस इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। देखो एक सवाल ना दो तरीके से अच्छा बन सकता है, या तो इसके ऑप्शंस को हार्ड कर दो, मतलब सवाल बाकायदा इजी है, ऑप्शंस सिमिलर बना दो, ऑप्शंस को डिफिकल्ट कर दो, तो वो सवाल अच्छा बन जाता है, या फिर सवाल में कुछ कैलकुलेशन डाल दो, तब वो सवाल अच्छा बन जाता है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है फिश में जो होता है मेजर रोल अमोनिया एक्सक्रीशन, फिशेज में किडनी का काम होता है मेन अमोनिया एक्सक्रीशन, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होता। अमोनिया का एक्सक्रीशन, बिकॉज आप जानते हैं अमोनिया जो है ये आपका इजिली सॉल्युबल होता है, अमोनिया इज इजिली सॉल्युबल, तो इस वजह से उसको आप गिल्स के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हो। तो जो अमोनिया है वो प्राइमरीली या मेजरली आपके गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है इंस्टेड ऑफ किडनी। सेकंड कह रहा है अमोनिया जो है ये आपका 1,00,000 टाइम लेस टॉक्सिक है। तो भाई हमारे पास 3 एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, 3 एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, और आप जानते हैं कि पहला है आपके पास अमोनिया, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि यार अमोनिया, ये आप जानते भी हैं पहले से कि अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक, और ये जो यूरिया होता है ना ये आपका 1,00,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया से 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक है यूरिया से, नहीं उल्टा होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, तीसरा, शार्क्स जो होती हैं दे रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर ब्लड एज अ मेजर ऑस्मोलाइट टू बैलेंस द ऑस्मोलाइटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। सही बात है, अगर कोई शार्क है ना, अगर कोई शार्क है तो वो क्या करेगी, ये शार्क अपनी बॉडी के अंदर, ये शार्क क्या करेगी, अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या क्या करती है, ये अपनी यूरिया स्टोर कर लेती है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रख के रखती है, बाहर नहीं जाने देती। बिकॉज आप जानते हैं कि जो आपके पास शार्क है इट्स अ कार्टिलेजिनस फिश, राइट। तो ये नहीं चाहती कि यार इसके आस, इट्स अ मैराइन फिश, राइट, ये आपके समंदर में रहती है, तो इट्स अ मैराइन। अब जब ये मैराइन में रहती है तो यार आसपास सॉल्ट ज़्यादा होगा, मतलब आसपास की जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। तो इसको भी डर है, बिकॉज एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, राइट। अब हाइपरटोनिक है मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, तो इसको डर है कि यार इसकी बॉडी के अंदर का पानी बाहर ना आ जाए, तो ये श्रिंक कर जाएगी, इसकी सेल्स मर जाएंगी। तो इसीलिए ये अपने अंदर यूरिया बना के रखते हैं ताकि बाहर और अंदर का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग लगभग बराबर रहे। तो बेसिकली दिस फिश बेसिकली ट्राई टू क्रिएट आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन, ताकि इसके अंदर क्या सॉल्यूट का वैल्यू और बाहर सॉल्यूट की वैल्यू बराबर रहे, ताकि कोई एक्सचेंज ना हो सके। देखो कितना मतलब शातिर है, हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है, जस्ट नेचर ने बनाया ये सब कुछ, बट सी कितने कमाल की बात है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर करके रखती है, दैट्स द मैकेनिज्म। दिस इज द करेक्ट आंसर, थर्ड, राइट। नेक्स्ट बताओ 22, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग। देखिए आंसर, कर लिया अटेम्प्ट एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, आगे नहीं। अगर हम देखें यार असर्शन के बारे में, तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, द लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग। जो आपको पता है 2 तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन्स जो है जो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक आपका होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, राइट। तो इसमें से कॉर्टिकल जो होता है उसके पास क्या स्पेशल बात है कि इसका जो बोमेंस कैप्सूल आएगा, फिर पीसीटी आएगी, फिर लूप ऑफ हेनले आएगा, राइट, और फिर डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब। इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कहाँ पे रहता है, आपका मेडुला वाले पार्ट में, और सिर्फ बोमेंस कैप्सूल और जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये तो हो गया आपका मेडुला वाला पार्ट, और ये दोनों पार्ट जो है आपके कॉर्टेक्स में रहेंगे। दूसरी बात, इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा नहीं होता। तीसरी बात, इसके पास
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वेल डेवलप्ड होती है. सो इट हैज वेल डेवलप्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है, तो इसके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती है. ओके, और दूसरा इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो कैसा है? लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड नो वासा रेक्टा. इसके पास कोई वासा रेक्टा नहीं होगी. वहीं अगर बात की जाए दूसरे वाले नेफ्रॉन के बारे में विच इज जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, इसमें क्या होता है? इसमें जो बोमेंस कैप्सूल है वो तो है, वो तो ठीक है. फिर आएगी पीसीटी, वो भी ठीक है, लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा ना वो थोड़ा लंबा होता है. ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए डीसीटी आएगी, फिर आएगी कलेक्टिंग डक्ट, और इसके जो लूप ऑफ हेनले है उसके आसपास क्या पाई जाती है? वासा रेक्टा पाई जाती है. ये हो जाएगी वासा रेक्टा. तो वी कैन से वासा रेक्टा इज प्रेजेंट. सेकेंडली आप जानते हैं इसका जो LOH है लूप ऑफ हेनले दैट इज लॉन्ग, और इसका मेजॉरिटी ऑफ रीजन कैसा है? आपका मेडुलरी रीजन में पाया जाता है. फाइन, बाकी सब इसका कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होगा. तो यहाँ पे हम सवाल की अगर बात करें तो आप ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के पास क्या लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है? नहीं. आपके जो 85% नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉर्टिकल होते हैं. और सिर्फ 25% या 15% नेफ्रॉन कैसे होते हैं आपके? 15 सॉरी है ना, जो आपके 15% नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर बेसिकली जक्स्टाग्लोमेरुलस, जो कि आपके कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाने में यूज होंगे. दे विल बी यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ओके, देखो कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के पास लूप ऑफ हेनले लंबा होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो गया. नेक्स्ट कह रहा है कि जो नेफ्रॉन है इज हैविंग टू लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत लंबा होता है क्या? नहीं, शॉर्ट होता है. दोनों ही गलत है. तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी सी इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. राइट, नेक्स्ट का बताओ. इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो आपके पास ये वाला नेफ्रॉन है ना, दिस नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन में क्या बात है? वासा रेक्टा प्रोमिनेंट होती है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, लूप ऑफ हेनले डीप जाता है मेडुला में, या सारी की सारी बातें? तो सारी बातें ठीक है, बिकॉज इसमें देखो लूप ऑफ हेनले लंबी भी है, मेडुला में डीप भी जा रही है, और वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है. राइट, वी कैन से ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, इसका बताओ. मैचिंग है, साथ में भी कर सकते हैं, है ना. चाहो तो क्वेश्चन रीड मत करो, साथ में करते हैं एक बार इसको. तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि सेलेक्ट, मतलब आपका प्रेशर सेलेक्ट करेंगे और जो फ्लूइड फिल्टर होकर नीचे आएगा, दैट बेसिकली हैपेंस इन द मैल्फिजन कॉर्पस्क्यूल, जो कि है बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया. सेकंड, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कौन बनाता है? आपको पता है, लूप ऑफ हेनले. इट परफॉर्म्स अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. यूरिन को ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा आपका? तो आपको पता है कि आपकी किडनी में से यूरिन को निकाल के नीचे लेके जाना काम होता है यूरेटर्स का, तो ये हो रहेगा थर्ड. नेक्स्ट कह रहा है स्टोरेज ऑफ यूरिन. कौन है जो यूरिन को स्टोर करता है? तो वो आपका हो जाएगा यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, फोर्थ. अच्छा सर एक बात बताओ, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन है ये तो पीसीटी भी कर सकती है, वो भी तो कैरी करती है ना. लेकिन याद रखो कि जो पीसीटी होती है ना वो फिल्ट्रेट कैरी करती है, यूरिन कैरी नहीं करती. यूरिन बनता ही तब है जब आपका वो फिल्ट्रेट पहुंच चुका है आपके डीसीटी के अंदर या कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, तब उसे आप यूरिन कह सकते हो. उससे पहले आप उसे यूरिन नहीं कह सकते. इसलिए इसको ना देखें, मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी है? आपके यूरेटर्स को दी है. फाइन, तो आप इसे अब आगे मैच कर सकते हैं एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं 26th. बताओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सी वाली बात सही है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव रिड्यूस्ड लूप ऑफ हेनले. क्या इनके पास रिड्यूस्ड लूप ऑफ हेनले होती है? नहीं, इनके पास होती है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, एंड दैट टू डीप इनसाइड द मेडुला. तो ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट कह रहा है वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन. क्या वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होती है? नहीं भाई, इसमें आप जानते हैं कि वासा रेक्टा इज एब्सेंट. लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि इसके अंदर आपकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होंगी. फाइन. नेक्स्ट कह रहा है कि जो पीसीटी और डीसीटी होता है वो क्या आपके मेडुला में सिचुएट होता है? नहीं, ये आपके किस में होता है? पीसीटी और डीसीटी ये आपके प्रेजेंट होते हैं
प्रॉक्सिमल एंड डिस्टेंट दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स वाला रीजन। लास्ट करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, क्या ये आगे जाके डेसीटी बनाएगा? हाँ भाई, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। 27 देखो, कह रहा है juxtaglomerular apparatus is formed by the cellular modification in PCT। juxtaglomerular जो होता है is formed by the cellular modification of PCT। PCT के modification से क्या आपका juxtaglomerular nephron बनता है, apparatus बनता है? नहीं, juxtaglomerular apparatus इसकी मदद से नहीं बनता। आपको पता है what is juxtaglomerular apparatus? ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है ये फॉर्म होता है आपके दो पार्ट से। एक तो है आपका इफेरेंट आर्टेरियोल्स, है ना, स्पेशल सेल्स ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल्स, एफेरेंट आर्टेरियोल्स, और सेकंड डीसीटी। डीसीटी में आपको कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाएंगी, दैट इज मैक्युलर डेंसा, तो उनकी मदद से आपका बनता है juxtaglomerular apparatus। मैं बना के नहीं दिखा रहा, आपको पता होगा ऑलरेडी से, आपने पढ़ा होगा रास मैकेनिज्म, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो वो वहाँ पे आपके ये वाले सेल्स काम होते हैं और वहाँ पे आपका juxtaglomerular apparatus जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राइज इन द GFR, अगर आपका GFR इंक्रीज होगा क्या उस टाइम पे आपके ये वाले सेल्स रेनिन निकालना स्टार्ट करेंगे? नहीं, ये मैकेनिज्म काम ही जब करता है जब आपका बीपी जो होगा वो कम होगा, या ब्लड का जो वॉल्यूम है जब वो कम हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे ये वाला मैकेनिज्म काम करता है। तो वी कैन से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फाइन, तो फर्स्ट तो गलत है ही, साथ में सेकंड भी गलत हो गया, तो वी कैन से बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 28 नेक्स्ट का बताओ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर एक्टिवली इन द इनर सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन जो है, क्या वहां पे पानी का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है? तो वैसी बात है यार, पानी का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली कहीं पे भी नहीं होता। पानी का रीएब्जॉर्प्शन हमेशा कैसे होता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा ही ऑस्मोसिस से होता है। फाइन, तो वी कैन से फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द आयोनिक बैलेंस। नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है सिर्फ फिल्ट्रेट को बनाना। दिस इज असर्शन, दिस इज रीजन, ठीक है, असर्शन रीजन। तो आपको पता है कि यार जो आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, उसका काम है जस्ट टू फॉर्म फिल्ट्रेट। बाकी के जो दो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये जो दो स्टेप्स हैं ये होते हैं जो पार्ट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? आपके आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में, राइट, ताकि आपके जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रह सके। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी, सो वी कैन से बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट 29 कह रहा है द सेल्स नेम्स पोडोसाइट्स अकर इन। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन जो मुझे याद है कि यार ये सवाल मेरे से भी एक बार पूछा गया था, है ना, जब मैं अपने इनिशियल डेज में था टीचिंग के। तो इट्स लाइक जो आपके पास पोडोसाइट्स हैं वो क्या है बेसिकली और कहाँ पाई जाती है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि वेयर इज इट प्रेजेंट, कहाँ पाई जाती है। तो देखो अगर ये बोमन्स कैप्सूल है ना, ठीक है, इस बोमेंस कैप्सूल के ऊपर क्या होगी? ग्लोमेडुलस, राइट, ये हो जाएगा ग्लोमेडुलस। दिस इज इफेरेंट एंड दिस इज एफेरेंट, एफेरेंट एंड एफेरेंट। अब क्या होगा? अब यहां पे आपकी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। दिस इज द इनर पार्ट कॉल्ड एज विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर, ठीक है। जो विसरल लेयर है ना, यहां पे आपकी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसे आप कहते हो क्या? पोडोसाइट्स। और जो आपकी पैराइटल लेयर है बोमेंस कैप्सूल की, वहां सेल्स पाई जाती हैं सिंपल स्क्वेमस। सो दीज आर सिंपल स्क्वेमस
एंड दीज आर पोरोसाइट्स। एंड पोरोसाइट्स क्या बनाती है? ये बनाती है आपकी गिल स्लिट्स। तो ये हैं गिल्स स्लिट, या सॉरी स्लिट पोर्स। तो यहां बन जाएंगे आपके स्लिट पोर्स, ठीक है। तो ये जो स्लिट पोर्स हैं इन्हीं की मदद से फिल्ट्रेशन होगा और आपका जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आने वाला है। तो पोरोसाइट किसका पार्ट है? पहली बात बोमेंस कैप्सूल का। बोमेंस कैप्सूल की कौन सी लेयर का? इनर लेयर, आउटर लेयर? इनर लेयर का। तो अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो बोमेन या पोरोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सेल्स ऑफ इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, राइट। तो आते हैं आखिरी सवाल पे हमारे इस सेशन के। कह रहा है रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन। अब देखो ये सवाल तो हमने काफी बार देखा होगा कि यार सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सबको याद है, रटा पड़ा है, पीसीटी पीसीटी पीसीटी। लेकिन सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन का सवाल आ जाए तो क्या करोगे? फंस जाओगे ना। तो इन दैट केस ये सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर ये सवाल कभी आता है आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है यहां होता है मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। फाइन। सो दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द क्वेश्चन सीरीज। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है या कम है मुझे नहीं पता, बट स्टिल अगर आ गया तो इसे भी कर लेते हैं, राइट। लास्ट कह रहा है, कोई क्वेश्चन शायद कंपनसेट हुआ होगा, देख लेना एक बार। कह रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये हेल्प करता है किसको मेंटेन करने में? तो अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी रीजन के अंदर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए यू कैन से काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा होता है। फाइन। तो शेयर वी कंप्लीट दिस सेशन, होपफुली यू एंजॉय दिस। आज हमने सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का, राइट। तो अब नेक्स्ट सेशन आएगा जिसमें हम 30 क्वेश्चंस और करके इस चैप्टर को भी रैप अप कर देंगे और साइड रख देंगे। एंड दैट्स हाउ हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप भी अगर शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो यार जीवन में आप भी आगे ही बढ़ेंगे, कभी पीछे बैक गियर नहीं लगेगा आपका। इसलिए शिद्दत से पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लिंक्स दी गई हैं लाइक टेलीग्राम, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर एंड उस टॉपिक का नाम, तो आप उसको वो आपको मिल जाएगा। फाइन। तो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।